Today I am going to start chapter 3 in standard 9. Chapter 3 Atoms and Molecules. Chapter 3 Atoms and Molecules. So first of all, I am going to explain you what is atoms and molecules. अब देखो कि ये जो होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो फर्स्ट तो जैसे कि एटम्स में जैसे कि एक एक एलिमेंट जो होता है, जैसे कि एक हाइड्रोजन है तो हम लोग नहीं कहते हाइड्रोजन, सो वो एच मतलब हम लोग ऐसा मान रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन है तो एक ही है, ठीक है. वैसे मैं अगर ऑक्सीजन देख रहा हूँ, ऑक्सीजन जो है वो ओ, ठीक है. वैसे मैं सोडियम ले लेते हैं हम लोग, सोडियम ये मतलब सिंगल एलिमेंट जो अकेले है, मैं बोल रहा हूँ कि एक ही है. मतलब हम लोग ऐसा समझ लो कि एक बॉक्स है और उसके अंदर बहुत सारे पूरा का पूरा सोडियम से भरा हुआ है, ठीक है ना. ये सोडियम से या फिर हाइड्रोजन से, तो इसका एक पार्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं, ठीक है. वैसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो मॉलिक्यूल हमेशा कंपाउंड फॉर्म करता है. कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है, तो देखो H2O, ये एक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया. ये एक कंपाउंड हो गया और ये जो कंपाउंड हो गया, ये इसका नाम हमको पता है, ये वाटर H2O मतलब वाटर होता है. तो ये कंपाउंड हो गया, मतलब दो चीज़ को मिलके ये फॉर्म होता है, ठीक है. तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो ये H2O वाटर हो गया. तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक ये है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है. तो ये एक एक मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक है वो H2O मतलब उसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है. तो जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है. और जो हम लोगों का यहाँ पे क्या होगा कि जो अलग अलग सिंगल अकेले रहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है. तो अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल, इसका डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं आगे. अब दो साइंटिस्ट के नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक है एंटोइने एल लेवोइजियर, तो लिख लेते हैं हम लोग एंटोइने एल लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट. तो ये दो साइंटिस्ट के नाम है. इन लोगों ने क्या किया है, बहुत बड़े दो इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन लोगों ने दिए हैं. तो वो दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. इन लोगों ने दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लोगों ने गिवन है. केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब तो पता ही होगा कि जैसे कि H और O मिल के H2O फॉर्म करते हैं, ठीक है. तो H2+O दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ओके. तो उन लोगों ने बहुत बड़ी टू केमिकल कॉम्बिनेशन बताई है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कौन सी है वो. तो फर्स्ट है उसको, फर्स्ट जो नेम है उसका वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और जो सेकंड है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके. सो ये जो दो लॉ है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये दो लॉ के बारे में डिटेल में, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो पहले हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और उसका स्टेटमेंट देख लेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है, ठीक है. तो ये उसका स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. मतलब ये क्या होता है कि मतलब ये ऐसा बोला जाता है यहाँ पे कि अगर हम लोग कोई भी, जैसे कि कोई भी दो चीज़ का जो मास होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल दिया था कि एक H2 का मास और ये ऑक्सीजन का मास, अगर ये जो दो रिएक्टेंट है इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं.
इसको रिएक्टेंट मतलब ये जो इक्वेशन फॉर्म होती है ना, हम लोग जब भी कोई इक्वेशन करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ना उसको रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड जो होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट होता है वो कैसा होगा, दैट रिएक्टेंट का जो मास होगा अगर वो प्रोडक्ट बनेगा तो उसका मास हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई अपने 5 kg का मास था, रिएक्शन हुआ तो फिर वो 3 kg का हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ना इसमें वेट बढ़ जाता है ना कभी होता है। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये दो साइंटिस्ट ने समझाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि मास कहीं पे भी हो कैसे भी हो उसको अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका मास जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जो फॉर्म होगा वाटर, उस दोनों का जब भी हम मास देखेंगे यहाँ पे जितना कंटेंट में हमने रिएक्टेंट में लिया होगा उतने कंटेंट में प्रोडक्ट में होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें ये समझाते हैं और इसका मतलब ये भी आप लोग लिख सकते हो, दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, मतलब ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिमेन अनचेंज, ऐसा ये जो प्रोडक्ट और रिमेन है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, अनचेंज्ड, ओके। तो ये भी आप लोगों को समझना है। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या है अब वो देख लेते हैं हम लोग कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। तो अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ये इसका डेफिनेशन है कि इट स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को कि एक चीज़ होती है कि हाइड्रोजन है ना उसका मास जो होता है ना वो 1 म्यू जितना होता है। वो फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों 1 म्यू होता है, वो सारा मास काउंट किया हुआ है साइंटिस्ट ने, वो फिक्स है। ऑक्सीजन अगर अकेला देख लो तो उसका मास 16 म्यू जितना होता है, ठीक है। ये उसकी यूनिट है, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास ये है। अब ये हमें ऐसा समझाते हैं कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो जैसे कि अब H2O है, ठीक है, तो उसका H2 है मतलब यहाँ पे एक 1 म्यू है, अगर 2 हो तो 2U हो जाएगा। इस 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और अगर हम लोग देखें 2 और 16 है तो इसको कट करें तो 1:8 मिलेगा हमें। तो इसका रेशियो जो है वाटर का वो क्या मिला हमें 1:8। तो अब ये हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऐसा समझाता है कि कभी भी अब मास देखो, कोई भी एलिमेंट का मास देखो, उसका जो कंपाउंड फॉर्म होता है और उसका जो रेशियो रहता है ना वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता कभी भी। क्यों चेंज नहीं होता अब देखो मैं समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप कोई भी पानी ले लो, गर्म पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, आप आपके वहाँ गटर का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, पर वाटर में से जब भी हम लोग मास का रेशियो निकालेंगे तो वो हमें 1:8 ही मिलता है। तो ये वो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, उन लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसे इन्होंने ये स्टेटमेंट किया है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब वाटर है तो उसमें 1:8 का ही रेशियो, मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो ऑक्सीजन है वो 8 होगा, 1 और इसका 8, वैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों ही लॉ आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा, ओके। तो ये जो है जितना मैंने अभी समझाया उतना आप लोगों को एक बार नोट डाउन कर लेना, और अगर कोई डाउट है तो मैसेज या कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं आप, ओके। थैंक यू।